एक घने जंगल को दिखाते हुए कहानी की शुरुआत होती है। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा है। उसे उम्मीद होती है कि शायद उसे इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन ये जंगल इतना घना होता है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा है और अब सूरज भी धीरे धीरे गुरूब हो रहा था, लेकिन ये आदमी फिर भी दौड़ता रहा। भागते भागते ये एक पॉइंट पे पहुंचता है जहाँ पे लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब यहाँ से कोई लौट कर नहीं जा सकता। साथ ही इसमें 108 नंबर भी लिखा हुआ था। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा और पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैलता है और अचानक से सारे परिंदे उड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इस आदमी के कई मीलों के सफर में इस जंगल में इसे कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता। न जाने इस जंगल में क्या था जिससे जंगली जानवर भी गायब हो गए थे। डर के मारे यह आदमी और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन कई घंटों का सफर करने के बाद और यह आदमी अचानक एक जगह पर आकर रुक गया और उसके चेहरे पर मायूसी और खौफ छा गया, क्योंकि उसके सामने वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब इस इंसान को समझ आता है चाहे मैं कितना भी भागूं इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकता, और अब ये यहाँ छुपने की जगह ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसे छुपने के लिए कोई भी सेफ जगह नहीं मिली और अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और तभी इस पेड़ की टहनी टूटती है, जिससे यह आदमी काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है। पेड़ से गिरने के बाद ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, इससे काफी गहरी चोटें भी आई हैं। अचानक से जमीन हिलने लगी और अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गई और तभी अचानक उसे कोई खींच के ले गया। ये खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद हमें इस शहर में एक मीना नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो एक बर्ड शॉप में काम करती है और मीना को एक गोल्डन पैरेट को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने को कहता है। मीना बॉस की बात मानते हुए उस पैरेट को डिलीवर करने जाती है। मीना गाड़ी में बैठकर उस जू का लोकेशन सेट कर लेती है और अपने रास्ते निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो एक बोर्ड पे बहुत सारे लोगों के मिसिंग फोटोज देखती है, यानी यहाँ पर कई सारे लोग गायब हो चुके थे, लेकिन मीना इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते दौरान मीना एक शॉर्टकट लेती है जो जंगल से गुजरता है, ताकि वो जल्दी से इस पैरेट को जू तक डिलीवर कर दे, और वो इस जंगल के बीचों बीच पहुँचती है। ये वही जगह है जहाँ हम पहले एक आदमी को गायब होते हुए देख चुके हैं। यहाँ आकर मीना बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने मोबाइल पे मैप देखती है, लेकिन यहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसके कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब यहाँ से बाहर निकलने लगी, लेकिन अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद मीना की गाड़ी भी खराब होती है। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे सामने लगा हुआ वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को समझ में नहीं आता, इसलिए वो पैरेट को हाथ में लेकर आसपास आगे मदद ढूंढने चली जाती है, लेकिन यहाँ आसपास किसी भी मदद का नामो निशान तक नहीं था। इसके बाद वो वहाँ लौट आती है जहाँ उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी, लेकिन यहाँ से इसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। ये देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान होती है। उसे लगा कि शायद वो इस जगह पर नहीं आई है जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी, बल्कि ये किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह पे खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर एक कोना एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। अचानक से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी अब जोर से हिल रही थी। मीना को यहाँ पे आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी अचानक से मीना को दूर से किसी का साया नजर आता है। मीना भागते हुए इसके पीछे जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखाई देती है। मीना भी दौड़ के उसका पीछा करने लगी और वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन ये औरत रुकती नहीं है। ये तेजी से भागती रहती है। मीना तेजी से इस बूढ़ी औरत का पीछा करती है और अचानक से ये बूढ़ी औरत फिर से गायब होती है। मीना जब ढूंढते हुए और आगे बढ़ी तो इसे इस जंगल के बहुत अंदर एक कमरा दिखाई देता है। वो बूढ़ी औरत इस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आओ। ये सुनते हुए मीना बिना सोचे समझे दौड़ के उस कमरे के अंदर जाती है। मीना के अंदर आते ही उसने गेट को लॉक कर दिया। मीना देखती है कि ये कोई अजीब सा कमरा है जिसमें एक बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी होते हैं। मीना घबरा कर उन लोगों से पूछती है ये कौन सी जगह है। इस पर ये बूढ़ी औरत जवाब देती है कि इस जगह को हम डी कोब कहते हैं। मेरा नाम है मैडलिन और इस लड़की का नाम है कियारा और ये है डैनियल। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है। मीना पूछती है आखिर हमें कौन देखने आ रहा है, तो वो बूढ़ी औरत उससे कोई जवाब नहीं देती। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना डर के मारे पूछती है कि ये आवाज किस चीज की है, तो
कियारा मीना को बताती है कि इन्हें हम वॉचर्स कहते हैं। वो शीशे के दूसरी ओर से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। ये हर रात यहाँ सूरज ढलने के बाद आते हैं और हमें देखते रहते हैं जब तक सुबह का सूरज उरूज नहीं होता। तभी शीशे के दूसरी तरफ से शोर आने लगा। मीना पूछती है ये शोर कैसा है, तो बूढ़ी औरत बताती है कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं, तुम्हें यहाँ देखकर तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज होती है। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। मैडलिन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी, ना ही अब तक मीना ने उन्हें देखा है और ना ही किसी और ने देखा है। रात गुजर जाती है। सुबह होने के बाद ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि ये वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं और दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही होती है कि कब सुबह होगी और जल्दी से मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं, और इसीलिए वो जल्दी से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तब मैडलिन बाकी सबको उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे कि वो जानती हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती और वो जरूर वापस आएगी। लेकिन मीना को जाने से पहले मैडलिन बताती है कि तुम्हारा ये फैसला अच्छा नहीं है, क्योंकि इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेते हुए तेजी से आगे जाने लगती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन दिखाई देता है। इसे देखकर ये घबरा जाती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती। सूरज की डायरेक्शन में आगे बढ़ते रही, पर ये जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। आगे जाकर रास्ता ही खत्म होता है। मीना देखती है कि ये जगह एक पहाड़ के टॉप पर खड़ी है, जहाँ से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था, और इसीलिए वो मायूस होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो डर गई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो बूढ़ी औरत मैडलिन होती है। यहाँ मैडलिन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की है, और तुम हार गई। हम भी तुम्हारी तरह हार कर यहाँ पर रुके हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैडलिन मीना को जंगल की तरफ लेके जाती है। मैडलिन मीना से कहती है कि ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ रहो। मैडलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगे हुए थे और इनके बीच में था इनका कमरा। मैडलिन कहती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फैसले पर लगे हैं। अगर इससे वापस गए तो वापस लौटना मुश्किल होगा, और इसीलिए अगर कभी भी तुम्हें ये नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर नहीं करना। मीना पूछती है कि ये सब किसने बनाया। वो जवाब देती है कि ये एक प्रोफेसर ने बनाया है, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं है। अब रात हो जाती है। ये लोग वापस इस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे, और आज कियारा उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, बस ये लोग उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते। ऐसा करने पर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में इन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला होता है, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये लोग जंगल से अपना पेट भरने के लिए हर रोज कुछ न कुछ शिकार लाते थे, जिससे इनका गुजारा हो जाता। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने जाती हैं। तो मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं। तो कियारा बताती है मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलिन कहती है कि ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने उन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वॉचर्स बहुत ही खूंखार दिखते हैं। कियारा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है कि ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद है, और दिन के वक्त सारे के सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। दिन के वक्त ये लोग बाहर इसलिए नहीं आते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जलाती है। कियारा मीना को बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वो दोनों यहाँ फंसे हुए थे, और आज से 6 दिन पहले मेरा पति जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है, और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर वापस आए और हम सबको यहाँ से सेफली लेके जाएगा। यहाँ पे हमें मालूम होता है कि असल में कियारा का हस्बैंड वही आदमी होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे कोई यहाँ से खींच के ले गया था, और अब वो मारा जा चुका है। अब बातें करते हुए ये दोनों कमरे के पास लौट आए तो मैडलिन मीना को जिंदा रहने के 3 रूल समझाती है। सबसे पहले ये कि वो रात के वक्त घर का दरवाजा नहीं खोलेगी, दूसरा रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी, और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। जब तक तुम इन रूल्स को फॉलो करोगी तब तक तुम जिंदा हो। लेकिन मीना को मैडलाइन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इस रात मीना इन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो शीशे के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता तो मीना को मैडलिन की बातें बिल्कुल फर्जी लगने लगती हैं, इसलिए वो रूल्स को तोड़ते हुए अपनी कमर को शीशे की तरफ करते हुए सो जाती है। ऐसा करने पर इन वॉचर्स को गुस्सा चढ़ जाता है और वो लोग जोर जोर से उस शीशे को मारने लगते हैं। शोर से मैडलाइन भी जाग जाती है और वो मीना को
शीशे की तरफ खड़े रहने को कहती है और तब जाकर वो वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है। मतलब जब इंसान इन वॉचर्स को अपनी पीठ दिखाते हैं तो वो उसे खुद के इंसल्ट मानने लगते हैं। ये रात भी गुजर जाती है और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पे निकल जाती है। वो डैनियल से पूछती है कि आज तक तुमने किसी वॉचर को देखा है, जिस पर डैनियल जवाब देता है कि मैंने भी आज तक वॉचर्स को नहीं देखा और जो भी वॉचर्स को देखता है वो जिंदा नहीं बच पाता। तब मीना कहती है कि मुझे लगता है ये सब मैडलाइन की बनाई हुई बातें हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल भी यहाँ रहकर बहुत ज्यादा तंग हो चुका था और वो भी किसी तरह से रास्ता ढूंढकर इस जंगल से भागना चाहता था और इसलिए वो मीना की बात मान लेता है और ये दोनों गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। अब मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर इस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल पकड़ लेता है ताकि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना गड्ढे के नीचे पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना इस सामान को इकट्ठा कर लेती है और ये सारा सामान उन लोगों का था जो जंगल में वॉचर्स के द्वारा शिकार हो चुके थे। डैनियल रस्सी के सहारे कैमरा, बाइसिकल और बाकी का सामान बाहर निकाल आता है। मीना अब नीचे इंतजार करती है कि डैनियल कब रस्सी फेंकेगा और मैं ऊपर चली जाऊंगी। इससे पहले कि मीना इस गड्ढे से बाहर निकल पाती उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डैनियल को रस्सी नीचे फेंकने की आवाज लगाती है, लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वॉचर का हाथ आगे बढ़ता है। लेकिन मीना धूप में थी इसलिए जब उस वॉचर के हाथ पर रोशनी पड़ी तो उसका हाथ जलने लगा। इतने में डैनियल नीचे रस्सी फेंकता है और मीना फौरन जल्दी से बाहर आती है। मीना पूरी तरह से डर गई थी। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आते हैं जहां मैडलिन उससे पूछती है ये सामान तुम्हें कहां से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें इस जंगल से मिला है। मैडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। वो जानती थी कि ये सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात ये लोग वॉचर्स को देख पाएंगे क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। डैनियल किसी तरह जुगाड़ लगा के उस कैमरा को टीवी के साथ अटैच कर देता है ताकि ये लोग भी वॉचर्स को टीवी पे देख पाए। मैडलिन बार बार उन्हें समझाती है कि ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात भी नहीं सुनते। आज रात ये लोग वॉचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि वो उन्हें देख पाए, लेकिन काफी रात होने के बावजूद भी आज कोई वॉचर उन्हें देखने नहीं आया और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब सा होने वाला था। ये लोग बातचीत में मसरूफ थे और तभी उनका दरवाजा खटखटाया जाता है, यानी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी है। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई दी और बाहर जो कोई भी था वो कियारा के हस्बैंड के आवाज में बात कर रहा था और वो जल्दी से दरवाजा खोलने को कह रहा था। कियारा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है और वो जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मैडलिन बीच में आकर दरवाजा खोलने नहीं देती। वो कहती है कि मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मैडलिन जानती थी कि रात के अंधेरे में कोई भी इंसान इस कमरे तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन कियारा को मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इसके बाद मैडलिन कियारा से कहती है कि वो तुम्हें फंसा रहा है, तुम उसका कोई इम्तिहान ले लो, तुम उससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कियारा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वॉचर ही है। ये लोग जब दरवाजा नहीं खोलते तो वॉचर उनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि वॉचर्स इंसान के रूप में भी खुद को बदल सकते हैं। वॉचर्स इनकी उस हरकत पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। ये बहुत तेजी से शीशे को मारने लगे जिससे शीशे में एक बड़ा क्रैक भी आ जाता है, लेकिन यहाँ मैडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से अपने पीछे खड़ा कर देती है जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ मीना मैडलिन को बताती है कि हमने गड्ढे में से ये सारा सामान चुराया था। ये सुनकर मैडलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने दूसरा रोल भी तोड़ दिया और तभी सुबह मैडलिन उस गड्ढे से लाया गया सारा सामान वापस उस गड्ढे में फेंक देती है जिससे इन वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। लेकिन अब इन लोगों को जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देने लगी और उसका सबसे ज्यादा असर डैनियल पे होता है। डैनियल अचानक बात बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और दूसरी तरफ कियारा, जिसे उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड जिंदा है और वो यहाँ आकर उसे यहाँ से बचा लेगा, और अब उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टूट चुकी थी और वो डिसाइड करती है कि वो वॉचर्स के इन गड्ढों में कूदकर अपनी जान दे देगी क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। वो ऐसा करने वाली होती है कि मीना उसे आकर बचा लेती है और इसी बीच हम देखते हैं कि डैनियल मैडलिन की तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है और वो
वो गुस्से में आकर मैडलिन को पेड़ के साथ बांध लेता है। तो डेनियल कहता है अब मैं इस बुढ़िया के कोई रूल्स नहीं मानूंगा, अब यहाँ सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए डेनियल कमरे की तरफ भागता है और कियारा भी उसके पीछे भागी। लेकिन मीना मैडलिन के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी तरफ कियारा ने डेनियल को लेकर कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और मीना और मैडलिन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ दिया। मीना और मैडलिन डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। वो डेनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन डेनियल दरवाजा नहीं खोलता। अब बाहर चारों तरफ अंधेरा छा गया था। वॉचर्स के आने का टाइम हो गया है और इसलिए उन्हें मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रहकर छुपना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें वॉचर्स के गुराने की आवाजें आने लगी और इस टाइम मैडलिन और मीना के साथ हमें भी उन वॉचर्स की एक झलक दिखाई देती है। ये लोग लंबे पतले खतरनाक दिखने वाले थे। वो अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए वहाँ से बाहर निकलते हैं और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहाँ नहीं है तो वो उनको खाने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। और जब ये वॉचर्स दूर जाते हैं तो मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों फिर से सेफ रूम तक आ जाते हैं और डेनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने को कहते हैं। इस बार डेनियल के दिल में रहम जाग जाता है और वो उनके लिए दरवाजा खोल लेता है। अब अंदर जाने के बाद पहले मैडलिन डेनियल पे गुस्सा करती है और फिर इन सबको शीशे के सामने खड़ा करके वॉचर्स के बारे में कुछ बातें बताती है। मैडलिन कहती है कि अब तक हम बहुत से रूल्स तोड़ चुके हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हमें वॉचर्स माफ नहीं करेंगे। वो कहती है कि मैं तुम लोगों को वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। असल में मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा। असल में वो एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसके आंखें और बाल बिल्कुल मेरी तरह नहीं थे। तो मीना ने पूछा कि आखिर ये वॉचर्स क्या चीज है। तभी मैडलिन जवाब देती है कि ये सारे क्रिएचर्स फेरीज हैं। ये किसी जमाने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। फेरीज पंखों वाले एक जादुई जीव होते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों को फेरीज की शक्तियों से डर लगने लगा। इसलिए इंसानों ने फेरीज को खत्म करने का सोचा। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए फेरीज इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाई। इंसानों ने इन फेरीज को जंगल में एक बहुत गहरे गड्ढे में कैद कर लिया और श्राप देकर हमेशा हमेशा के लिए इस गड्ढे में बंद कर दिया। इसके बाद फेरीज कई सौ सालों तक इस गड्ढे में कैद रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने जमीन में खुदाई करके निकलने के रास्ते बनाए। आज वही फेरीज वॉचर्स के रूप में गड्ढों से निकलकर हमारे सामने आते हैं। कई सौ सालों तक जमीन में अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी थी और जल्द ही उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ होने लगी, लेकिन अब भी उनमें रूप बदलने की शक्तियां हैं। तभी डेनियल पूछता है कि ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या हैं और ये हर रात हमें देखते क्यों हैं। इस पर मैडलिन बताती है ये वॉचर्स एक बार फिर से जंगल से निकलकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में ये इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ है ताकि हमें देखकर हमारा रूप ले सके और हमसे आज के तौर तरीके सीख कर इंसानों के बीच रह सके। मैडलिन जब ये सब बता रही थी तभी सारे वॉचर्स जंगल से लौटकर वापस आ गए। जब वॉचर्स को पता चलता है कि मैडलिन और मीना वापस कमरे में आ चुके हैं तो वो सब गुस्से से भड़क उठते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन चारों ने टेबल को खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि वॉचर्स दरवाजा ना तोड़ सके, लेकिन वॉचर्स की ताकत काफी ज्यादा होती है और इन चारों को पता चल चुका था कि जल्द ही वॉचर्स अंदर आ जाएंगे और मौत इन्हें अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि टेबल को घसीटकर दरवाजे की तरफ लेके जाने से कारपेट उठ गई है। जब उन्होंने कारपेट को उठाया तो उन्हें नीचे एक बड़ा लोहे का गेट नजर आता है। ये लोग जल्दी से गेट खोलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। ये लोग जल्दी से उस बंकर के अंदर घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिया। ये लोग इस बात से परेशान थे कि ये बंकर यहाँ पे मौजूद था और उन्हें पता भी नहीं। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज होती हैं, हजारों दिनों का खाना, एक कंप्यूटर और भी बहुत सारा जरूरत का सामान। मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई और इसीलिए वो उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। उस कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सेव होता है जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रीचर्स के बारे में पता था। वो इन वॉचर्स पे रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बंकर बनाया था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ काम करने के लिए लाता था और रात को मजदूरों को ऊपर कमरे में छोड़कर खुद यहाँ नीचे आता था और फिर वो वॉचर्स उन इंसानों को खाया करते थे। अगली वीडियो में डॉक्टर बताते हैं कि उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें एक अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों के बाहर आ सकती थी। डॉक्टर बताता है कि उस बच्ची ने बिल्कुल परफेक्ट फेरी का रूप ले लिया था जिसे कोई पहचान नहीं सकता। वो बहुत अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं, तो डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। तभी प्रोफेसर ने कैमरा को दूसरी तरफ मोड़ा। तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी सी बच्ची के रूप में आए उस क्रीचर
को पिंजरे में कैद कर लिया है। अब पता नहीं डॉक्टर उसके साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाला था और इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस होती हैं और हर वीडियो में कुछ न कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ और इसीलिए वो सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं और मरने से पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उस डायरेक्शन में भागने से ये लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डिंग मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाके मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद प्रोफेसर ऊपर गए और फिर 2 गोलियों की आवाज आई जिससे उन्हें समझ आया कि प्रोफेसर ने पहले उस फेरी को मारा और फिर खुद को गोली मार दी। अब आज रात ये चारों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस जंगल से जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह सब लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस वॉचर्स ने बुरी तरह तबाह कर दिया है और आज के दिन उन्हें किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना होगा वरना ये लोग मारे जाएंगे क्योंकि रात को अब उनके पास छिपने के लिए कमरा भी नहीं बचा था। ये लोग अब यहाँ से जंगल के निकलने के रास्ते में बढ़ने लगते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाले थे लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आजाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है उसी डायरेक्शन में ये लोग चलने लगते हैं और चलते हुए रास्ते में उन्हें एक कब्र मिलती है। मैडलिन उस कब्र को देखते हुए बताती है कि एक वक्त था जब ये क्रीचर्स इंसानों के साथ मिलकर रहते थे लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और उन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर खुद चले गए। कई घंटे सफर करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुँच गए और वहाँ उन्हें प्रोफेसर का एक बोट मिला जिसको देखकर ये लोग बहुत खुश हुए लेकिन उनकी खुशी अब कुछ ही देर की मेहमान थी क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और वॉचर्स के आने का वक्त हो गया था। उससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कियारा का हस्बैंड था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो बहुत ही जख्मी हालत में था। बाकी सब बोट में बैठ चुके थे इसलिए डैनियल अकेला उसकी मदद के लिए गया। डैनियल कियारा के हस्बैंड को खींचकर बोट की तरफ लाने लगा लेकिन तभी ये लोग बोट से देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद करने गया वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर है जिसने उनके सामने ही डैनियल का रूप ले लिया। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और उस वॉचर ने डैनियल को मार दिया। उन्हें इस बात का पता था कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं और कहानी में असल ट्विस्ट इसके बाद आता है। शहर पहुंचने के बाद ये तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए और कुछ दिनों बाद अब बीना जल्दी से डॉक्टर मार्टिन के कहने के मुताबिक उनकी यूनिवर्सिटी में उनका सारा डेटा खत्म करने के लिए आती है। इससे पहले कि वो इनका रिसर्च डेटा डिलीट कर देती तभी उसे वहाँ एक टेप रिकॉर्डर मिला और उस टेप रिकॉर्डर से मीना को एक नया राज मालूम होता है। जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तो तब उनकी शादी भी हुआ करती थी। इंसान और फेरी के मिलन से जो बच्चे पैदा हुआ करते थे उनमें इंसान और फेरी दोनों के गुण होते थे। उन्हें हाफ लिंक्स कहा जाता था। उन हाफ लिंक्स में एक खासियत थी कि वो रूप बदलने में इतने माहिर होते थे कि वो किसी मरे हुए इंसान का रूप भी बदल सकते थे। प्रोफेसर का मानना था कि जब इंसानों ने फेरीज को जंगल के अंदर गड्ढों में कैद कर दिया तब हाफ लिंक इंसानों के बीच अपना रूप बदलकर चुपके से रहने लगे और वो आज भी किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच मौजूद है। मीना जब प्रोफेसर के ऑफिस में आई और वहाँ पर जांचबीन करने लगी तो वहाँ उसके हाथ कुछ ऐसी तस्वीरें लगी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने देखा कि तस्वीर में प्रोफेसर के साथ जो लेडी खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि मैडलिन है और असल में मैडलिन प्रोफेसर की वाइफ होती है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मैडलिन ने उसे वो बातें क्यों नहीं बताई और इस भारी कंफ्यूजन को शेयर करने के लिए वो कियारा के पास आती है और बताती है कि जिस मैडलिन से हम जंगल में मिले थे वो असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ है लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो खुद एक इंसान नहीं बल्कि एक रूप बदलने वाली फेरी थी। मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि काफी साल पहले प्रोफेसर की वाइफ मैडलिन कैंसर की वजह से मर गई थी। ये सुनकर कियारा कहती है कि फिर वो मैडलिन कौन थी जो इतने समय से हमारे साथ थी। इस पर मीना कहती है कि मुझे सब समझ आ रहा है। असल में प्रोफेसर अपनी वाइफ के मरने से बहुत दुखी थे और उसे हर हाल में वापस पाना चाहते थे और जब प्रोफेसर को इन रूप बदलने वाली फेरीज के बारे में पता चला तो प्रोफेसर ने उस रूप बदलने वाली फेरी को पिंजरे में कैद कर लिया जो एक बच्ची का परफेक्ट रूप लेकर उनके पास आई थी। प्रोफेसर ने अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उस फेरी को अपनी वाइफ मैडलिन जैसा बना दिया था क्योंकि वो फेरी बाकी फेरी से अलग थी। वो दिन में भी बाहर आ सकती थी। तो मीना ने कहा कि मैंने मैडलिन को यहाँ पे बुला लिया है, हमें किसी तरह से करके उसे वापस जंगल में भेजना होगा। तभी एक कार वहाँ पे आके रुकती है और उस कार से जो इंसान उतरा उसे देखकर मीना के गले में सांसें अटक गई। वो कियारा थी। यानी अब तक जो मीना के साथ थी वो मैडलिन थी। उसने कियारा का रूप ले रखा
था। कियारा जैसे ही घर के अंदर आई तभी कियारा ने मैडलिन के हस्बैंड के रूप में बदलकर उसे बेहोश कर दिया। मीना ने मैडलिन से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? जिसपे मैडलिन गुस्से में आकर कहती है, मैं फेरीज की सबसे अलग मखलूक हूँ। मेरे सभी साथी मुझे बचपन से चिढ़ाते थे। वो मुझे अपने साथ नहीं रहने देते थे क्योंकि मैं सबसे अलग थी। मैं उस जंगल में अकेली पड़ चुकी थी और मैं उस जंगल से निकलकर बाहर लोगों के साथ मिलकर रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर जंगल में आया। उसने मुझे कैद कर लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी वाइफ का रूप ले लूं तो वो मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर ने मुझे मैडलिन की सारी बातें सिखाई और बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे मार पाता मैंने उसे ही मार डाला। तुम इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं थे और ना ही रहोगे। अब तुम भी मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। ये कहकर मैडलिन मीना का रूप लेती है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगी। तो मीना मैडलिन से कहती है कि क्या प्रोफेसर ने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम क्यों दिन में निकल सकती हो? असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी, इसलिए तुम इंसानों और फेरीज के बीच रह सकती हो। मुझे पता है कि दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है, लेकिन तुम अकेली हाफलिंग नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग्स हैं जो किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच रह रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलते ही मैडलिन का शरीर अचानक अपने रूप में आने लगा। तभी देखते ही देखते उसके पंख निकल आए, जिसके बाद वो मीना को यहीं छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी है। वो अपनी सिस्टर को बताती है कि शायद वो फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। तब मीना की सिस्टर उसे कहती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। और कहानी के एंड में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस वक्त मीना के घर के नीचे खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मैडलिन थी जो अब उनकी दुनिया में उस रूप में रह रही है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो, कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।